सभी साथियों को नमस्कार। उत्तम क्लासेज की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 5 मई है और 5 मई की करंट अफेयर से आज टॉप 8 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी 8 क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। कल हमने 4 मई की करंट अफेयर को भी कवर किया था। 4 मई की करंट अफेयर से भी टॉप 8 क्वेश्चंस बनते थे। तो सभी 8 क्वेश्चंस को हमने डिटेल वाइज पढ़ा था और 8 क्वेश्चन से जितने भी हमारे फैक्चुअल पॉइंट बनते थे उनको भी हमने कवर किया था। कुछ इसी तरह भी 8 क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है पीडीएफ का। आप पीडीएफ के माध्यम से इन 8 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्न में से किस शहर ने अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? तो कोविड-19 टेस्टिंग बस जो लॉन्च की है वो मुंबई शहर ने की है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर ने। इस बस का जो उद्घाटन किया वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, आदित्य ठाकरे और प्रवीण परदेसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। कोविड-19 टेस्टिंग बस का जो उद्घाटन किया वो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यह कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए बुखार, O2 संतृप्ति और AI आधारित एक्सरे के संयोजन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है। कोविड-19 टेस्टिंग बस का जो उद्देश्य है लॉन्च करने का, वो कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए, उनके लक्षणों को, ये बुखार आदि का पता लगाने के लिए एक्सरे के माध्यम से एक बड़ी तादाद में स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है। स्क्रीनिंग के लिए इसे लॉन्च किया गया है। मुंबई शहर में इसे लॉन्च किया है। इसके फैक्चुअल पॉइंट को देखते हैं। मुंबई की मैं बात करता हूँ। मुंबई जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है भारत का मुंबई। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1,84,00,000 जनसंख्या इसकी रही है मुंबई शहर की। और फिलहाल करंट की बात करें तो 2,17,00,000 जनसंख्या है मुंबई शहर की। आगे बात करते हैं। मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, यानी दिल्ली हमारी कैपिटल है और मुंबई को आर्थिक कैपिटल कहा जाता है, यानी इकोनॉमिकल कैपिटल बोला जाता है इसे। भारत का पहला जो एयरपोर्ट खुला था वो 1928 में खुला था मुंबई में, जिसका नाम था जुहू एरोडोम। यानी जुहू एरोडोम जो पहला एयरपोर्ट है वो मुंबई में खुला था सन 1928 में। ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहली जो ट्रेन चली थी सन 1853 ईस्वी में चली थी। 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर तक ये ट्रेन चली थी लाल डलहौजी के समय। ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, जिसकी हमने करंट अफेयर को भी कवर किया और इसके फैक्चुअल पॉइंट को भी कवर किया। अब बात करता हूँ मैं आगे सेकंड क्वेश्चन की। किस शहर की कोविलपट्टी, कदलाई, मिताई, मूंगफली कैंडी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? यानी जीआई टैग मिला है भौगोलिक संकेत, वो तमिलनाडु की मूंगफली कैंडी को मिला है। कोविलपट्टी, कदलाई, मिताई, जो कि तमिलनाडु में इसका नाम है मूंगफली कैंडी का, जिसे हम गज्जक बोलते हैं। गज्जक को जीआई टैग मिला है भौगोलिक संकेत तमिलनाडु की गज्जक को। कोविलपट्टी, कदलाई, मिताई मूल रूप से आसपास के जिलों में ताड़ के गुड़ और मूंगफली का उपयोग करके ग्राम त्योहारों के दौरान तैयार की जाती है। तो ये कुछ इस तरह तैयार की जाती है ये गज्जक, जो मूंगफली कैंडी बोलते हैं। तमिलनाडु में इसे कोविलपट्टी, कदलाई, मिताई बोलते हैं। इसके जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने कुछ पिछले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। जीआई टैग मिला था जिन्हें, काले चावल को मिला था। मणिपुर के काले चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेत मिला है। और कल या परसों शायद में भी हमने पढ़ा था, एक कश्मीरी केसर को भी 635 नंबर के अकॉर्डिंग 635 नंबर के अकॉर्डिंग जीआई टैग मिला है कश्मीरी केसर को। पिछले इस वीडियो में हमने ये कवर किया था। तो अब हाल ही में मूंगफली कैंडी को मिला है तमिलनाडु की मूंगफली कैंडी को। भारतीय संसद ने भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत पारित किया। जीआई की अगर मैं बात करूं तो ये किसे दिया जाता है? ये किसी स्पेशल वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि किसी विशेष स्थान पर उगाई जाती है या बनाई जाती है, उसे दिया जाता है। तो भारतीय संसद ने भौगोलिक संकेत अधिनियम 1919 के तहत पारित किया गया, 1999 के तहत पारित किया गया। भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया। दार्जिलिंग चाय को 2004 में भौगोलिक संकेत दिया गया भारत में सबसे पहले। भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों तक के लिए होता है और बाद में इसे फिर रिन्यू करवाना पड़ता है।
अभी हमने पढ़ा मूंगफली कैंडी को भौगोलिक संकेत मिला है जो कि तमिलनाडु से था। पिछले इस वीडियोस में हमने पढ़ा था काले चावल को मिला था मणिपुर से और कश्मीरी केसर को मिला था कश्मीर से। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत नहीं आता? तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो वन नेशन वन राशन कार्ड के योजना के तहत नहीं आता। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? पहले क्या होता था कि हमें कोटे से राशन मिलता था, हमारे अपने ही कोटे से या एरिया के कोटे से। अब आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में, आपको कोई भी कोटे से राशन देने से कोई इनकार नहीं कर सकता अगर आपके राज्य में ये स्कीम लागू है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें क्या होगा कि आपका जो सब्सिडी है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगी। जैसा कि हमें सिलेंडर पे मिलती है सब्सिडी, वैसे ही यहाँ पर हमारे राशन पे भी हमें सब्सिडी मिलेगी, वो हमारे बैंक खाते में डायरेक्ट जाएगी। आप कहीं भी इंडिया में हो तो आपको राशन देने से कोई इनकार नहीं कर सकता किसी भी डिपो पर। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड वन कार्ड योजना के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तमान में उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 मई 2020 को जोड़े गए 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सहित 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 17, जिसमें से 5 केंद्र प्रशासित देश भी हैं, तो ये 17 का आंकड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो फेड कप हार्ट से जो नवाजे गए हैं वो सानिया मिर्जा को नवाजा गया है। पहली भारतीय बनी है ये फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित होने वाली सानिया मिर्जा। उन्हें एशिया आसियाना क्षेत्र से इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुग्रोहो के साथ नामित किया गया। भारत ने पहली बार फेड कप के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया। यह फेड कप हार्ट पुरस्कार का 11वां सत्र था। तो सानिया मिर्जा को इस पुरस्कार से यानी इस सम्मान से नवाजा गया, इस अवार्ड से नवाजा गया फेड कप हार्ट से सानिया मिर्जा को। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित हैं ये सानिया मिर्जा। 2006 में ही अमेरिका के मोस्ट इम्प्रेसिव न्यू कमर अवार्ड से सम्मानित है। ये न्यू आएगा, यहाँ पर नई नहीं है। तो 2006 में अमेरिका के मोस्ट इम्प्रेसिव न्यू कमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2009 में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। भारत की जो पहली महिला खिलाड़ी बनी 2009 में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली, वो सानिया मिर्जा बनी। तो फेड कप हार्ट से अवार्ड से नवाजा गया सानिया मिर्जा को। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक वाला एक सहयोगी गीत जारी किया? तो एक सहयोगी गीत जारी किया वो HDFC बैंक ने किया, हम हार नहीं मानेंगे ये इसका नाम है। यह ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया, जिसमें प्रसून जोशी के बोल हैं। PM केयर्स फंड की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किए जाने पर बैंक हर बार 500 रुपये का योगदान देगा। बैंक जो है HDFC बैंक जो है वो हर बार 500 रुपये का योगदान देगा PM केयर फंड्स में। जो भी इसे कोई सोशल मीडिया में शेयर करेगा 500 रुपये ये PM केयर फंड्स में दान करेगा HDFC बैंक। AR रहमान की बात करें तो हिंदी में इन्होंने तमिल और हिंदी में फिल्मों में संगीत दिया है। स्लमडॉग मिलेनियर में संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार और गीत जय हो के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन जिसमें हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट जॉब लेकर ही रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसकी योजना देश भर में लगभग 4000 पुलिस वाहनों को साफ करने की है? तो एक योजना चलाई गई है देश भर में 4000 पुलिस वाहनों को साफ करने की। तो ये किसकी योजना है? ये MG मोटर्स इंडिया यानी MG मोटर इंडिया की ये योजना है जिसमें 4000 पुलिस वाहनों को साफ किया जाएगा। कंपनी पुलिस वाहनों के उच्च स्पर्श बिंदुओं की सफाई सहित फ्यूमिगेशन कार वॉश कैबिन रिफ्रेश और संपूर्ण कार सैनिटेशन का कार्य कर रही है। तो MG मोटर्स इंडिया 4000 पुलिस वाहनों को साफ करने की योजना बनाई है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने नदी के भविष्य के प्रबंधन पर एक आइडियाथम का आयोजन किया? तो नदी के भविष्य के प्रबंधन पर आइडियाथम का आयोजन किया वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान, इन दोनों ने मिलकर किया संयुक्त रूप से। तो D ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा।
जल शक्ति मंत्रालय और शहरी मामलों के संस्थान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अथवा नमामि गंगे, इसने 1 मई 2020 को नदी के भविष्य के प्रबंधन पर एक आईडिथम का आयोजन किया। तो ऑप्शन हमारा डी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अथवा नमामि गंगे, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 20,000 करोड़ की लागत से 2014 में शुरू किया गया था। तो इस मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 से हुई थी। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 20,000 करोड़ की लागत से। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने एक अभियान मत कर फॉरवर्ड शुरू किया है? तो मत कर फॉरवर्ड अभियान जो शुरू किया है वो टिकटॉक ने किया है। इससे ये क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं। अनुराग बसु द्वारा निर्देशित एक क्लिप, उन्होंने एक क्लिप का निर्देश किया है जो कि मशहूर हस्तियों के साथ मिलकर किया है। विराट कोहली है, कृति सोनन है, आयुष्मान खुराना है और सारा अली खां के साथ शुरू होती है। तो इन्होंने टिकटॉक की वीडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह को न फैलाया जाए कोरोना वायरस को लेकर के, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया है, आप वहां से डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं डेली अपडेट डालता रहता हूं पीडीएफ वगैरह की। तो अब बात करते हैं कल वाले क्वेश्चन की जो हमने आपसे पूछा था। किस संस्थान ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव सैटेलाइजर विकसित किया है? तो अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव सैटेलाइजर विकसित किया है, वो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर होगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। तो ये था हमारा कल का क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया इसका आंसर। अब बात करते हैं कल वाले क्वेश्चंस की, जो कि आज आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन में अब तक कितनी बार भाग लिया है? जब से 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से लेकर के अब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन आभासी शिखर सम्मेलन में कितनी बार उन्होंने भाग लिया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इस प्रश्न का आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो ये थे दोस्तों 5 मई के टॉप 8 क्वेश्चन जिनको हमने डिटेल में पढ़ा और इनके फैक्चुअल पॉइंट्स को भी पढ़ा। अब मिलते हैं कल 6 मई की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।